नमस्कार दोस्तों, आर के माही मैथमेटिक्स क्लासेज में आप लोग का स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं भौतिकी का चैप्टर जो है एनसीईआरटी के माध्यम से प्रकाश के प्रवर्तन और अपवर्तन दोनों एक ही चैप्टर में है, लेकिन यही भारती भवन और भी प्राइवेट किताब है जिसमें प्रकाश का प्रवर्तन अलग दिया हुआ है और प्रकाश का अपवर्तन अलग दिया हुआ है। दोस्तों, हम वैसे ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं जो पॉइंट बाय पॉइंट जो है एक नंबरी आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से हम अवगत कराएंगे। दोस्तों, यहाँ पर प्रकाश के परावर्तन का जो है इसमें जो है 11 ऑब्जेक्टिव आप लोग को हमको लाएंगे और उसके बाद में है गोलीय दर्पण। इससे आपको 35 ऑब्जेक्टिव आप लोगों को देखने को मिलेगा और प्रकाश का अपवर्तन से आप लोगों को 41 ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेगा। दोस्तों, तो वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि ऐसे वीडियो आप तक पहुंचती रहे। 2025 की तैयारी बहुत अच्छी तरह से हो सकती है। दोस्तों, यहाँ पर चलिए आगे चलते हैं। आप लोग उस समय ना लेते हुए सबसे पहले 10.1 जो है प्रकाश का परावर्तन, वहाँ से हम लोग सबसे पहले चलते हैं 10.1 के पास जो 11 ऑब्जेक्टिव से अवगत कराएंगे। दोस्तों, चलिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं प्रकाश का अपवर्तन का क्वेश्चन नंबर 1 जो है आप लोग को 1 नंबर क्वेश्चन में आप लोग देख पा रहे हैं प्रकाश परावर्तन का के नियम से निर्धारित होता है। दोस्तों, तो प्रकाश के परावर्तन का जो है नियम से निर्धारित होता है वो ऑप्शन नंबर 1 है जो आपतन कोण बराबर क्या होते हैं, परावर्तन कोण होते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। प्रकाश तरंग का उदाहरण है दोस्तों, क्या है प्रकाश तरंग का उदाहरण, तो 2 का बी नंबर राइट आंसर सही हो जाएगा। जो विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है, क्या होती है दोस्तों, विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 के पास चलते हैं। 3 नंबर कौन सा क्वेश्चन है, क्या है देखते हैं। चलिए, दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतिबिंब होता है तो वह दर्पण कहलाता है। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 3 का आपका राइट आंसर दोस्तों हो जाता है डी नंबर हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों, समतल अथवा उत्तल हो जाता है। क्या होता है, समतल अथवा उत्तल। बहुत अच्छा तरीके से आप लोग याद कर लीजिएगा। दोस्तों, हम दावा के साथ कह रहे हैं आप लोग को परीक्षा में अधिक से अधिक मात्रा में आप लोग को पूछी जाएगी। ठीक है दोस्तों, चलिए यहाँ देखते हैं निम्नलिखित में किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। निम्नलिखित में किस माध्यम में सबसे प्रकाश की चाल अधिक होती है। 4 का आपका राइट आंसर दोस्तों डी नंबर हो जाता है, निर्वात में होती है। क्या होता है दोस्तों, निर्वात में होती है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में प्रकाश की किरणें गमन करती है, कहाँ गमन करती है, प्रकाश की किरणें दोस्तों गमन करती है तो वो हमेशा सीधी रेखाओं में गमन करती है। कहाँ, तो हमेशा सीधी रेखाओं में। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 के पास हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, से तैलीय कागज होता है। क्या होता है, तैलीय कागज होता है। दोस्तों, तैलीय कागज कौन सा होता है, सी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, परभाषक हो जाएगा। क्या दोस्तों हो जाएगा, परभाषक हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, तो बहुत सारे विद्यार्थियों को याद भी रहता है। तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं, 2 नियम होते हैं, याद रखिएगा। एक आपतन कोण, एक परावर्तन कोण, 2 नियम होते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। समतल दर्पण द्वारा बाना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण द्वारा बाना प्रतिबिंब होता है। 8 का बी नंबर होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। क्या होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब। चलिए आप लोग वीडियो पर बने रहे। अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए। चलिए आगे देखते हैं। एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तित किरण पुंज होता है। जब भी समतल दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तन किरण पुंज कैसे होता है, तो वो कैसे होते हैं, अभिसारी हो जाती है। क्या होती है, अभिसारी हो जाती है। चलिए आगे देखते हैं। किसी भी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है, किसी भी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है तो ऑप्शन नंबर ई आपका राइट आंसर सही होगा, +1 होता है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पर ध्यान दीजिए, प्रकाश की किरण एक समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है तो परावर्तन कोण का मान होता है। दोस्तों, तो परावर्तन कोण का मान जब भी लंबवत होती है तो परावर्तन कोण का मान कैसे होता है, 0 डिग्री हो जाता है। दोस्तों, कैसे हो, 0 डिग्री हो जाता है। चलिए दोस्तों, पॉइंट नंबर 10.1 को आज हमने समाप्त किया। अब हम चलेंगे दोस्तों गोलीय दर्पण, जिसमें 35 ऑब्जेक्टिव से अवगत कराएंगे आप लोगों को। चलिए वीडियो पर बने रहे। चलिए वही बात है, यहाँ पर 10.2 आप लोग को दिखाई दे रहा है गोलीय दर्पण में, और इसमें दोस्तों हमने 35 ऑब्जेक्टिव सॉल्व कराने का बात किए थे। वो चलिए स्टार्ट हम करते हैं वीडियो को। चलिए आगे देखिए। गोलीय दर्पण में फोकसांतर वक्रता त्रिज्या के संबंध होता है तो 1 का आपका दोस्तों राइट आंसर ए हो जाता है। आर बराबर क्या होता है, 2f होता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। ज़्यादा समय ना लेते हुए क्वेश्चन को फटाफट देखते हैं और समझते चलते हैं। ठीक है ना। चलिए, किसी भी प्रतिबिंब का अवतल दर्पण बाना प्रतिबिंब अभिसारी सीधा बड़ा पाया गया है तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए।
किसी भी बीम का अवतल दर्पण द्वारा बाना प्रतिबिंब अभिसारी सीधा बड़ा पाया गया है तो वस्तु का स्थिति होनी चाहिए। दोस्तों 2 का आपका राइट आंसर हम बता दें डी नंबर होगा। यहाँ पर दर्पण और ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच होती है, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। काल्पनिक प्रतिबिंब होता है तो हमेशा समझ लीजिएगा काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में बहुत अच्छा ही प्रश्न देखने को मिल रहा है। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? तो चलिए देखते हैं सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग हो रहा है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी उत्तल लेंस का उपयोग होता है। ध्यान दीजिए कोई भी कैमरा में जो होते हैं उत्तल लेंस का ही उपयोग होता है, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं 5 नंबर। हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग होता है? तो हजामत के लिए अवतल दर्पण का उपयोग होता है। ये नंबर ऑप्शन राइट आंसर सही है। और यहाँ पर देखिए सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है तो 6 का आपका राइट आंसर बी हो जाता है दोस्तों, अवतल हो जाता है। सर्च लाइट में कौन सा लगता है? अवतल लगता है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 की ओर चलते हैं। चलिए बहुत अच्छा ही प्रश्न है दोस्तों, इसको मिस मत कीजिएगा। वीडियो को लास्ट तक देखिए, अंत तक देखिएगा, तभी जाके आपको समझ में आएगी ये आपके लिए कितना यूजफुल है, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का मरीजों को दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है? तो यहाँ पर ध्यान दीजिए 7 नंबर का राइट आंसर बी हो जाता है। अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं डॉक्टर, ठीक है ना। आँख नाक कान देखने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोक्ता को मापने की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए 8 का आपका राइट आंसर दोस्तों हो जाता है। 8 का राइट आंसर सी नंबर आपका हो जाता है। यहाँ पर सी में आपका ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? यदि किसी बीम की प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक हो तो उसकी प्रतिबिंब की आकृति होगी। अगर ऋणात्मक हो तो उसकी प्रतिबिंब की आकृति कैसी होगी? 9 का राइट आंसर दोस्तों हो जाता है ए नंबर। यहाँ पर वास्तविक और उल्टा होता है, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से उत्तल दर्पण की फोकस दूरी किसी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है? वक्रता त्रिज्या कितनी है? 32 सेंटीमीटर है। 10 का आपका राइट आंसर दोस्तों हो जाता है सी नंबर। यहाँ पर 16 हो जाएगा, ठीक है ना दोस्तों, उसकी आधी हो जाती है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं 11 नंबर। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? किसी भी दर्पण का उपयोग फस्य दर्पण के रूप में किया जाता है। कोई भी दर्पण का उपयोग किसके रूप में किया जाता है? फस्य दर्पण के रूप में किया जाता है दोस्तों। तो वह कौन सा लेंस है? 11 का ए होगा। उत्तल दर्पण होगा। कौन सी होगी? उत्तल दर्पण। चलिए आगे देखते हैं। नए कार्तिकीय पट्टी के अनुसार दर्पण के सामने रखे बीम की दूरी ली जाती है। तो 12 का आपका राइट आंसर दोस्तों हो जाता है बी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा 12 का। चलिए बहुत अच्छा ही प्रश्न है, आप लोगों को सामने 13वां प्रश्न हाजिर है। चलिए निम्नलिखित में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? 13 का आपका राइट आंसर बी हो जाता है दोस्तों। यहाँ पर उत्तल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा प्लस होता है जिसको धनात्मक बोलते हैं। चलिए आगे देखते हैं। किसी कार के अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में से कौन सी होती है? तो 14 का आपका राइट आंसर दोस्तों हो जाता है ए नंबर। हमेशा कौन सी दर्पण होती है? अवतल दर्पण होती है, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं 15 में। समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो समतल दर्पण में फोकस दूरी होती है 15 का आपका दोस्तों हो जाता है राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा, अनंत हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। अवतल दर्पण के सामने वस्तु कहाँ रखा जाए प्रतिबिंब उल्टा वास्तविक और समान आकार के होती है, ठीक ना। अवतल दर्पण के सामने वास्तविक को कहाँ रखा जाता जाए तो ताकि प्रतिबिंब उल्टा आभासी और समान आकार के दिखाई दे। 16 का राइट आंसर सी हो जाता है। वह हम वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो जितनी बड़ी वस्तु होती है उतना ही बड़ी प्रतिबिंब होती है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 जो है दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो 17 का आपका राइट आंसर दोस्तों हो जाता है सी नंबर हो जाएगा, ठीक है ना, अवतल में हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। किसी भी अवतल दर्पण की फोकस दूरी एफ हो और वक्रता त्रिज्या आर हो तो निम्नांकित में कौन सा संबंध सही है? तो 18 का आपका राइट आंसर दोस्तों हो जाता है बी नंबर, आर बराबर 2f होता है। चलिए आगे देखते हैं। उत्तल दर्पण में बाना प्रतिबिंब काल्पनिक होता है। उत्तल दर्पण में
बाना प्रतिबिंब काल्पनिक होता है, ऑप्शन नंबर आपका सी है, सीधा एवं अस्थि हो जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। किसी भी दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। कोई भी दर्पण जो है जो वस्तु से हमेशा छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो 20 का आपका राइट आंसर दोस्तों हो जाता है, 20 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आंसर, 20 का ए हो जाएगा राइट आंसर, उत्तल हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, 21 का क्या है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है 21 का बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ वृत्ताकार वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाती है। तो 22 का आपका राइट आंसर दोस्तों हो जाता है, डी नंबर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, गोलीय दर्पण का द्वारक हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न, जो दर्पण सूत्र है, दर्पण में जो होते हैं दोस्तों प्लस होता है और वही लेंस में क्या होते हैं, माइनस होते हैं। तो दर्पण सूत्र 23 का आपका राइट आंसर दोस्तों हो जाता है ए नंबर, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी अगर 20 सेंटीमीटर हो जाए तो गोलीय दर्पण होगी, अगर गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर हो जाए तो गोलीय दर्पण क्या होगी, 24 का आपका राइट आंसर ए हो जाता है, वह दर्पण उत्तल हो जाएगा। ठीक है ना दोस्तों, प्लस में हो जाता है उत्तल और माइनस में होता है तो अवतल होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। देखिए देखिए, किसी भी दर्पण की फोकस दूरी के चिन्ह किसी परिपाटी के अनुसार ऋणात्मक हो जाती है। तो 25 का आपका राइट आंसर दोस्तों हो जाता है बी नंबर, यहाँ पर अवतल दर्पण हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं। अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु कहाँ रखा जाता है। अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु कहाँ रखा जाता है। 26 का आपका राइट आंसर दोस्तों हो जाता है, ए नंबर हो जाता है, फोकस और ध्रुव के बीच हो जाता है। चलिए 27 की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है, निम्नांकित में से किस दर्पण द्वारा वस्तु का आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है। तो 27 का आपका राइट आंसर दोस्तों हो जाता है, डी नंबर हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, समतल दर्पण से, अवतल दर्पण से, उत्तल दर्पण से, तीनों से होता है। ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। फोकस दूरी अगर 20 सेंटीमीटर दे दिया जाए, अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होगी। तो अगर फोकस सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर दे दिया जाए तो वक्रता त्रिज्या होगी 40 हो जाएगी, उसकी दुगुनी होती है। ठीक है ना दोस्तों, सही नंबर होगा। चलिए आगे देखते हैं 29 नंबर। चलिए क्या कर रहा है, आँख नाक चिकित्सा के उपयोग में लाया जाता है तो अवतल दर्पण होगा। ठीक है ना, बी नंबर है। उत्तल दर्पण की आवर्धन का महत्व होता है। तो यहाँ पर 30 का आपका राइट आंसर दोस्तों कौन सा हो जाएगा, उत्तल दर्पण का आवर्धन का महत्व होता है। तो 30 का आपका सी नंबर राइट आंसर 1/2 होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। अवतल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। अवतल लेंस तो बड़ा होता है दोस्तों, है ना, बड़ा होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगी, सी नंबर होगी या डी नंबर होगी। तो इनमें से सर देखिए, अवतल दर्पण में सभी तरह की प्रतिबिंब बनती है, बड़ा बनता है, छोटा बनता है और भी छोटा बनता है। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर डी नंबर राइट आंसर सही है। ठीक है ना दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। 32 क्या कहता है आपको, यदि किसी अवतल दर्पण की निचला आधा भाग टूट जाता है तो प्रतिबिंब हो जाएगा। आधा भाग अगर टूट जाएगा तो प्रतिबिंब कैसे होगा। उत्तल दर्पण की जानती है, सी नंबर आपका राइट आंसर है, कम तीव्रता बनती है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 33। अगर फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर दे दिया तो अवतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन धनात्मक होते यदि वस्तु की दूरी का मान होगा। तो 33 का आपका राइट आंसर दोस्तों सी नंबर हो जाता है, अगर वस्तु की दूरी कितनी होनी चाहिए, 20 सेंटीमीटर अधिक हो तो। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। फोकस दूरी ध्रुव की ओर आने पर अवतल दर्पण का आवर्धन मान होता है। अगर फोकस दूरी की ध्रुव की ओर आएगी तो अवतल दर्पण का मान क्या होगा, 34 का ए नंबर बढ़ते जाएगा। अगर ध्रुव से मतलब क्या कहते हैं दर्पण की हो जाएगा तो घटते जाएगा। ठीक है ना दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। जैसे जैसे हम लोग क्या करते हैं, अनंत से जैसे जैसे हम लोग ध्रुव की ओर जाते हैं वैसे वैसे क्या होता है, बढ़ते जाता है या घटते जाता है, बढ़ते जाता है। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं 35 नंबर। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कहता है, एक अवतल दर्पण के प्रतिबिंब अक्ष पर चलती चिट्ठी का प्रतिबिंब सीधा तथा बढ़ता जा रहा है तो चिट्ठी गति करेगी। तो 35 का आपका राइट आंसर दोस्तों हो जाता है बी नंबर हो जाता है, क्या हो जाता है, बी नंबर, फोकस से ध्रुव की ओर हो जाएगी। ठीक है ना, क्या हो जाएगी, फोकस से ध्रुव की ओर। तो चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे कहाँ, प्रकाश का अपवर्तन, जिसमें 41 सब्जेक्टिव से अवगत कराया जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। किसी प्रतिबिंब की वास्तविक प्रतिबिंब समान आकार का करने हेतु को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाता है। तो एक का आपका राइट आंसर दोस्तों हो जाता है, एक का आपका राइट आंसर कौन सा होगा अपवर्तन का,
चलिए देखते हैं हम लोग, बी नंबर आपका हो जाएगा वक्रता केंद्र पर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर। एक उत्तल लेंस होता है, एक उत्तल लेंस होता है, यहाँ पर देखिए सभी जगह समान मोटाई, यहाँ पर दो का आपका राइट आंसर सी हो जाता है। किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। चलिए आगे देखते हैं, किसी लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनाया जाता है, तो 3 का आपका राइट आंसर बी हो जाता है, अवतल से होता है। चलिए ए एम्पियर का मान होता है दोस्तों, यहाँ पर 4 का ए नंबर हो जाएगा, 10 का पावर -10 होगा। चलिए आगे देखते हैं। चलिए अब यहाँ पर दोस्तों क्या है, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, 5 का ए नंबर हो जाएगा, 3 × 10⁻8 हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी अगर 20 दे दिया जाए तो इसकी क्षमता क्या होगी। अगर उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 होगा तो इसकी क्षमता क्या होगी, सी नंबर हो जाएगा +5 डायोप्टर होगा। कौन सा लेंस अभिसारी लेंस कहलाती है, तो 7 का आपका राइट आंसर दोस्तों ए नंबर हो जाता है, अवतल लेंस हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे हम लोग देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है, तो 8 का आपका दोस्तों राइट आंसर हो जाता है, ए नंबर हो जाएगा, हवा हो जाएगा। चलिए निम्नांकित में किस अपवर्तनांक सबसे अधिक होगा, किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होगा, तो 9 का आपका दोस्तों हो जाता है डी नंबर, हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, निम्नलिखित में से लेंस की आवर्धन होती है, तो लेंस की आवर्धन क्या होती है। चलिए आगे देखते हैं, 10 नंबर में डी नंबर हो जाएगा, यहाँ पर लेंस की आवर्धन डी नंबर V/U हो जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग क्या है। चलिए अच्छी बात है, वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है, तो 11 का आपका राइट आंसर दोस्तों हो जाता है ए नंबर, कम होती है निर्वात की अपेक्षा। प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में क्या होती है, तो प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होता है। चलिए आगे देखते हैं, तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण है, तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण है, 13 के आपका राइट आंसर हो जाता है सी नंबर, क्या होता है, अपवर्तन के कारण। चलिए लेंस के मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है, तो 14 का आपका हो जाएगा दोस्तों, 14 का आपका राइट आंसर हो जाता है ए नंबर, 2 होती है। लेंस की मुख्य फोकस कितनी होती है, 2 होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, अवतल लेंस की आवर्धन बराबर होता है, 15 का आपका राइट आंसर दोस्तों हो जाता है डी नंबर, V/U हो जाता है। निम्नांकित में से किस लेंस की अभिसारी लेंस कहते हैं, तो 16 के आपका राइट आंसर ए हो जाता है, उत्तल लेंस को ही अभिसारी लेंस कहते हैं। चलिए निम्नांकित में से कौन सा पदार्थ बनाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, तो 17 का आपका राइट आंसर दोस्तों हो जाता है डी नंबर, यहाँ पर क्या हो जाएगा, मिट्टी हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन है। चलिए 18 के देख लेते हैं। 18 में क्या कर रहा है, एक उत्तल लेंस द्वारा आवर्धन काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु रहती है, तो 18 का आपका दोस्तों राइट आंसर बी नंबर हो जाता है, फोकस और लेंस के बीच हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन सा बना सकता है, तो 19 का आपका राइट आंसर दोस्तों हो जाता है बी नंबर, उत्तल लेंस में हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में, किसी भी बीम वास्तविक से निकल कर किरणें किसी लेंस के आवर्धन से होकर जाती है, बिंदु पर मिलती है, उसे क्या कहते हैं। 20 का आपका राइट आंसर दोस्तों हो जाता है सी नंबर, क्या हो जाता है, सी नंबर, फोकस दूरी। चलिए फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्य होता है, 21 का आपका राइट आंसर दोस्तों हो जाता है सी नंबर, उत्तल लेंस हो जाता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 मेरा क्या कहता है, किसी भी गोलीय दर्पण की किसी पतले गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर लेंस संभवतः है, तो 22 का आपका राइट आंसर दोस्तों हो जाता है, 22 का आपका राइट आंसर दोस्तों हो जाता है सी नंबर, यहाँ पर दोनों ओर अवतल होगा। चलिए आगे देखते हैं, शब्दकोश के छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है, तो यहाँ पर ध्यान दें, 23 नंबर का आपका राइट आंसर सी हो जाता है, 5 सेंटीमीटर, यहाँ पर 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी की उत्तल लेंस की ज़रूरत पड़ती है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर, प्रकाश की चाल न्यूनतम होती है, तो कहाँ होती है प्रकाश की चाल न्यूनतम, डी नंबर में होती है, कांच में होती है। चलिए आगे देखते हैं, किसी एक पारदर्शी गोलीय वत्स बाहर जो है 20 सेंटीमीटर तथा भीतरी जो है 19.8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले आपतित प्रकाश के लिए यह कैसा व्यवहार करती है, तो 25 का आपका राइट आंसर दोस्तों हो जाता है डी नंबर, यहाँ पर अवतल लेंस की भांति होती है। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से लेंस की क्षमता की मात्रा होती है, 26 का दोस्तों हो जाता है आपका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा,
डायोटर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 27 नंबर, क्वेश्चन नंबर 27। चलिए, किसी भी लेंस के उत्पन्न आवर्धन क्षमता की सही मात्रक होती है। 27 का आपका दोस्तों राइट आंसर हो जाता है। यहाँ पर ध्यान दिया जाए, डी नंबर इसका भी होगा। चलिए, क्या होगा, मात्रक विहीन होती है। चलिए, किसी भी माध्यम में अपवर्तनांक का मान होता है, तो किसी भी माध्यम में अपवर्तनांक का मान कितना होता है, बी नंबर होता है। साइन आई बटा साइन आर हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, बहुत अच्छा ही प्रश्न आपको बार बार परीक्षाओं में पूछी जाती है। प्रकाश का अपवर्तन के कितने नियम होते हैं, तो 2 नियम होते हैं। चलिए, लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक क्या होता है दोस्तों, तो लेंस की क्षमता का भी ऐसा ही मात्रक डायोप्टर होता है। चलिए आगे देखते हैं, हीरा के अपवर्तनांक कितना होता है दोस्तों। हीरा के अपवर्तनांक जो है आपको यहाँ पर बता दें दोस्तों, 31 का आपका सी नंबर नहीं डी नंबर है, 2.42 होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 32 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहता है दोस्तों, यहाँ पर ध्यान दें, निम्नलिखित में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो 32 का आपका राइट आंसर दोस्तों हो जाता है। क्या होगा 32 का राइट आंसर, चलिए आप जवाब दीजिए फटाफट। बी नंबर होगा, उत्तल लेंस होगा। चलिए आगे देखते हैं, विरल माध्यम में सघन माध्यम में जाती है तो किरण मुड़ जाती है। यहाँ पर 33 का आपका राइट आंसर दोस्तों हो जाता है। क्या होता है राइट आंसर, चलिए ए नंबर आपका राइट आंसर, अभिलंब की ओर मुड़ती है। चलिए आगे देखते हैं 34 नंबर। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहता है, किसी भी चिन्ह को निर्देश पर पार्टी का धनात्मक फोकस दूरी होती है। तो धनात्मक फोकस दूरी होती है क्या, 34 का आपका राइट आंसर दोस्तों हो जाता है। 34 का आपका राइट आंसर डी नंबर हो जाता है, या ए और बी दोनों हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं, सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करते हैं करने पर आपतन कोण का आई, आपतन कोण का आर, परावर्तन को आपतन कोण आई और परावर्तन कोण आर का क्या संबंध है। तो 35 का आपका राइट आंसर दोस्तों हो जाता है सी नंबर, यहाँ पर आर बाकी आई से बड़ा आर हो। चलिए आगे देखते हैं, निर्देशांक चिन्ह पर पार्टी सभी दूरियों का मापता है। तो सी नंबर 36 का आपका राइट आंसर बी नंबर हो जाता है, ध्रुव से नापा जाता है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देख पा रहे हैं, कांच की एक समतल पट्टी श्वेत तिरछे आपतित होती है, तो निम्नलिखित में से प्रथम अपवर्तनांक के साथ पट्टी होगी। तो 37 का आपका राइट आंसर दोस्तों हो जाता है, ए नंबर होगा, विचलन हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक वास्तविक होता है। तो 38 का आपका राइट आंसर दोस्तों हो जाता है बी नंबर, आपका 1 से अधिक हो जाए। चलिए आगे देखते हैं, प्रकाश की किरण को मोड़ने की क्षमता को कहते हैं, प्रकाश की किरण को मोड़ने की क्षमता को कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है, लेंस की क्षमता होती है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर क्या कहते हैं 40 को देखते हैं, वायु में आभासी लेंस होती है, वायु में आभासी लेंस होती है। 40 का आपका राइट आंसर दोस्तों हो जाता है सी नंबर, 40 का सी, कांच का उत्तल लेंस हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 को देखते हैं, निम्नलिखित में से किस अपवर्तनांक सबसे कम होता है। तो 41 का आपका राइट आंसर सी है, जो पानी का अपवर्तनांक जो है सबसे कम होता है। दोस्तों आज के लिए इतना ही हम चाहेंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि दुनिया में किसी का सहारा देने से सहारा ही मिलता है दोस्तों। ऐसे नहीं समझिए जो आपको सहारा देते हैं वो बेसहारा होते हैं, कोई ना कोई आपको तो सहारा के लिए मिल ही जाता है। इसीलिए दोस्तों आप मुझे मदद कीजिए, आपको हम मदद करेंगे। और जो भी दिक्कतें होगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ताकि उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा हम आपको सॉल्यूशन करके आप तक पहुंचा सके, और जहां तक ले है पूरे प्रयास करें आप पर दिमाग में पूरे चले जाएं। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। चलिए क्या कहते हैं दोस्तों, जय हिंद, जय भारत और जय बिहार। ठीक है दोस्तों।